नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के ऊपर और गिरती हुई बैंक की ब्याज दरों के ऊपर कि आज जो स्थिति आ गई है जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और बैंक की ब्याज दरें गिरती जा रही हैं, तो ऐसे में बैंक्स में पैसे रखने को क्या निवेश की दृष्टि से सही माना जा सकता है। सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। अब महंगाई दर वह दर है जिस दर से महंगाई बढ़ रही है। इसमें बहुत सारी वस्तुओं, सर्विसेज सभी को कंसीडर किया जाता है और उनकी एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। उसकी तुलना की जाती है 1 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले या 1 साल पहले उस वस्तु की क्या कीमत थी और आज उसकी क्या कीमत है। महंगाई दर निकालने में सभी वस्तुओं को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि घरों की कीमत किस हिसाब से बढ़ रही है, प्रॉपर्टी में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो किस हिसाब से बढ़ा, खाने की अलग अलग वस्तुओं की कीमत किस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन निकलेगा। उसके बाद फ्यूल की दर, ट्रांसपोर्टेशन की दर, मेटल्स हैं उनकी दर, अलग अलग सर्विसेज जो आप यूज़ करते हैं उनकी दरें किस हिसाब से बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। उसी तरह से आप कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज की कॉस्ट क्या वो किस हिस्सा रेट से बढ़ रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की अलग अलग रेट्स निकाली जाती हैं कि कुछ समय पहले उनकी क्या कीमत थी, आज उनकी क्या कीमत है। उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इन सबका एक एवरेज, एक इंडेक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इस इंडेक्स से इन सभी चीज़ों का एक एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज महंगाई दर पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी बढ़ी। यानी मान लीजिए अभी महंगाई दर अगर 6% आई, इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल जिस सामान को या जिन सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, उन सर्विसेज और उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको अब 106 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। महंगाई दर को समझने के लिए अगर हम कुछ चीज़ों के उदाहरण लें तो इसमें उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए सभी लोग इस्तेमाल करते हैं दूध। अब दूध की कीमत सन 2000 में थी 15 रुपए लीटर और आज यह बढ़कर 40 से लेके 50-55 रुपए लीटर तक आ गई है। उसी तरह से अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें जो सभी लोग यूज करते हैं, तो पेट्रोल डीजल की 1989 में कीमत थी, डीजल था 3.5 रुपए लीटर और पेट्रोल था 8.5 रुपए लीटर और आज वह बढ़ के दोनों ही 85 रुपए लीटर के आसपास चल रहे हैं। इसी तरह से हम अन्य वस्तुओं की भी तुलना कर सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के उपयोग में आती हैं कि कुछ समय पहले उनकी क्या कीमत थी और आज उनकी बढ़कर क्या कीमत हो गई है। तो अलग अलग वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों का जब एक एवरेज निकालेंगे तो हमें इन्फ्लेशन मिलेगा, एक इंडेक्स मिलेगा जो कि यह बताएगा कि सभी वस्तुओं को और सेवाओं की कीमतों में एवरेज रूप में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम पिछले महीने के इन्फ्लेशन के फिगर को कंसीडर करें तो वह था 6.09%। इसका मतलब यह हुआ कि महंगाई 6.09% की दर से बढ़ रही है। यानी कोई व्यक्ति अगर सभी सामान खर्च करने में अपने 100 रुपए खर्च करता था तो अब उसे 106 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको अपना वही जीवन स्तर मेंटेन करना है तो आपको 6 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, 100 की बनस्पत 106। अब हमें यह तो समझ में आ गया कि महंगाई दर क्या होती है और यह किस तरह से आपको अफेक्ट करती है। अब हम अपने दूसरे पार्ट की ओर आ जाते हैं, वह है बैंक में गिरती हुई ब्याज दरें। अगर आज आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं तो बैंक की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वह गिर के लगभग 5% पे आ गई हैं। तो अगर आप 5% के ऊपर अपने पैसे को बैंक पे रखते हैं, उसके ऊपर भी टीडीएस कटता है और आप जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ता है। तो इफेक्टिव जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह 4 से 4.5% मिलेगा बैंक एफडी में, अगर आप 5% पे एफडी कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आपकी महंगाई दर तो बढ़ रही है 6% से, लेकिन बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है 4.5% से, अगर आप एफडी के रिटर्न से महंगाई दर को घटाएं तो -1.5% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पैसे की कीमत बैंक में रखे रखे कम हो रही है। यानी अगर आप उस पैसे के ऊपर निर्भर हैं अपने जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए तो शायद आप महंगाई दर को बीट ना कर पाएं और वह लाइफस्टाइल जो आप जीते हैं आज, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बैंक में रखे ब्याज के दम पर संभव ना हो पाए। इसे अन्य शब्दों में कहें तो आप बैंक में अपने पैसे को रखकर उसे सिर्फ सुरक्षित रख पा रहे हैं लेकिन उससे कुछ कमा नहीं पा रहे। आपके पैसे की कीमत दिन पर दिन बैंक में रखे होने की वजह से कमी होती जा रही है क्योंकि वह इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। तो इससे हमें यह समझ में आया कि हमें अपने पैसे के ऊपर कम से कम महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तभी हम वर्तमान जीवन शैली को मेंटेन कर पाएंगे। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको असेट अलोकेशन करना बहुत जरूरी है और जिसके लिए आप एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें। अब कुछ असेट क्लासेस जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं वे हैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। लंबे समय का रिकॉर्ड देखें तो 10 से 12% तक का रिटर्न इसके अंदर मिल जाता है जो कि इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच सकते हैं। उसी तरह से निवेश का एक अन्य विकल्प है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं जो कि पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं और एफडी से कुछ ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसके बाद एक अन्य असेट क्लास है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, वह है सोना, जो इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लंबे समय का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सोने ने इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिए हैं।
तो आप सोने में निवेश कर कर भी लंबे समय में 8 से 9% रिटर्न की अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और इस समय तो सोना बहुत बढ़ा हुआ है, तो एकदम से सोने में निवेश ना करें। और सोने में भी किसी भी व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा हिस्सा निवेश नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट निवेश का एक अन्य माध्यम हो सकता है जहां पर आप इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की भी हालत पिछले कई सालों से खराब ही चल रही है। तो ऐसे में वहां भी आप निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर ही करें और किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेकर ही करें। आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करें जिसमें सभी एसेट क्लासेस में कुछ निवेश हो और इसमें बैंक्स के एफडी का भी एक स्थान हो। इस वीडियो का मकसद तो सिर्फ यह समझाना था कि किस तरह से इन्फ्लेशन हमारी सेविंग्स को अफेक्ट करता है और बैंक्स में रखी हुई सेविंग्स हो सकता है कि कम होती जा रही हो और वह आपकी वर्तमान लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट ना हो। तो ऐसे में बैंक एफडी के साथ साथ अन्य एसेट क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें उनके ऊपर भी ध्यान देना और उसमें भी निवेश करना और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मुझे लगता है कि आज के युग में बहुत जरूरी है। धन्यवाद।